सरकार ने किया क्या? बीपीसीएल, जिसको खुद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महारत्न घोषित किया, आज उसको बेच रहे हैं। रेल को बेच रहे हैं, सेल को बेच रहे हैं, कोल इंडिया को बेच रहे हैं, एयर इंडिया को बेच रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर को बेच रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर को बेच रहे हैं। यानी सब कुछ बेचने की कार्रवाई इस देश के अंदर चल रही है। जय हिंद साथियों, मैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा का सांसद हूं। इस वक्त पूरे देश में कृषि बिल को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं और कृषि बिल पे तमाम भ्रांतियां फैलाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। आपको याद होगा, जब जब ये सरकार कोई बड़े दावे करती है तो देश के लोग चौकन्ने हो जाते हैं। जब ये सरकार कह रही है कि ये कृषि बिल बहुत क्रांतिकारी है, जब ये सरकार कह रही है कि ये कृषि बिल बहुत ऐतिहासिक है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी इस कृषि बिल के पक्ष में कसीदे पढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त में तमाम पुरानी घटनाएं याद आ जाती हैं। आप पता नहीं आपको याद है या भूल गए, जब नोटबंदी इस देश में लाई गई तब भी बहुत बड़ा बड़ा वादा किया गया था और उसको भी क्रांतिकारी कदम बताया गया था, उसको भी ऐतिहासिक बताया गया था। कहा गया था काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज नोटबंदी शब्द का नाम भाजपा अपने मुंह से नहीं लेते। जब जीएसटी लाई गई तो आधी रात में आजादी देने लगे, कहने लगे साहब आधी रात को आजादी आपको मिल रही है, वन नेशन वन टैक्स होगा। आज राज्यों को उनके टैक्स का शेयर नहीं मिल रहा है। राज्य सरकारें उसके लिए गुहार लगा रही हैं, अपील कर रही हैं, बार बार कह रही हैं कि हमें टैक्स का शेयर दो। टैक्स का शेयर नहीं मिल रहा है। जीएसटी फेल। कहा गया 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आज 10 करोड़ से भी ज्यादा बेरोजगार हिंदुस्तान के अंदर 6 सालों में पैदा हो गए। कहा गया इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15 लाख जमा हो जाएगा। आज तक 15 लाख तो दूर की बात है, 15 पैसे भी किसी के खाते में नहीं जमा हुए। कहा गया रेल का निजीकरण नहीं होगा, एयर इंडिया का निजीकरण नहीं होगा। एफडीआई का हम विरोध करते हैं, निजीकरण का हम विरोध करते हैं, लेकिन इस सरकार ने किया क्या? बीपीसीएल, जिसको खुद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महारत्न घोषित किया, आज उसको बेच रहे हैं। रेल को बेच रहे हैं, सेल को बेच रहे हैं, कोल इंडिया को बेच रहे हैं, एयर इंडिया को बेच रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर को बेच रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर को बेच रहे हैं। यानी सब कुछ बेचने की कार्रवाई इस देश के अंदर चल रही है। तो क्या बेच के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया जाएगा? तो इसलिए जब कृषि बिल पर यह सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है तो होशियार हो जाना, सावधान हो जाना, इनके पिछले वादों को याद कर लेना। अब शुरू करते हैं खास तौर से किसानों से। इन्होंने क्या वादा किया था? इन्होंने किसानों से वादा किया था कि इस देश के अंदर जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अक्षरशः लागू की जाएगी। और वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट कहती है C2 के ऊपर 50% मुनाफा। ये कब कहा था इन्होंने? 2014 के चुनाव के पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस देश के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, यानी C2 के ऊपर 50% मुनाफा। यानी अगर गेहूं का, चावल का और दाल का या अन्य जो समर्थन मूल्य घोषित होने वाली उपज है, उनका जो मूल्य, लागत मूल्य होगा, उसके ऊपर 50% मुनाफा सरकार देगी। आज तक वो फार्मूला हिंदुस्तान के किसानों के लिए लागू नहीं किया गया, यानी 50% मुनाफा किसानों को नहीं दिया गया। इसके अलावा क्या कहा गया? किसान की आय 2 गुना की जाएगी। आज तक किसानों की आय 2 गुना नहीं हो पाई। इसके अलावा क्या कहा गया? किसान को ऐसी तरक्की के रास्ते पर हम ले जाएंगे, हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। आज ये बिल जो लेके आए हैं, इसमें भी ऐसे तमाम बड़े बड़े वादे, तमाम बड़े बड़े सपने, तमाम आपको दिन में सपने दिखाने का काम किया जा रहा है। होशियार हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा। एक बार इस बिल को जरा पढ़ लीजिएगा, आपके लिए है क्या। पहली बात शुरू करते हैं। सरकार कहती है एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी।
कृषि मंत्री कहते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, तमाम मंत्री आके बयान देते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी। अरे भैया, एमएसपी अगर खत्म नहीं होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर तुम ईमानदारी की नियत से देना चाहते हो सरकार को, तो मुझे जरा बताओ कि इस तीनों बिल में कहां तुमने एमएसपी का जिक्र किया। यानी इस तीनों बिल में किसानों के लिए जो बिल आया है, इसमें एमएसपी शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का एक शब्द भी तीनों बिल में नहीं लिखा। यह पहला धोखा है। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि अगर किसी किसान को कोई पूंजीपति न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देता, यानी सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं के लिए, चावल के लिए, दाल के लिए, प्याज के लिए, सब्जियों के लिए, जो भी गन्ने के लिए जो निर्धारित समर्थन मूल्य होगा, अगर उससे कम पर कोई पूंजीपति खरीदारी करता है या व्यापारी खरीदारी करता है, तो सरकार कहती है हम कोई गारंटी आपकी नहीं ले रहे, हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है। इसका मतलब अगर आपका शोषण होता है और आप न्यायालय जाते हैं और कहते हैं जज साहब हमें एमएसपी नहीं मिली, हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला, हमें सरकार द्वारा घोषित राशि नहीं मिली, तो जज साहब आपसे कहेंगे कि भैया इस बिल में कहां लिखा हुआ है एमएसपी, कहां लिखा हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो आप क्या कहेंगे? आप क्या जज साहब से ये कहेंगे कि जज साहब आपने सुना नहीं प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा भाषण दिया था? जज साहब आपने सुना नहीं कि हमारे कृषि मंत्री ने कितने बड़े बड़े दावे किए थे, कितने बड़े बड़े सपने दिखाए थे? तो जज साहब आपकी पिटीशन को लेंगे, आपकी याचिका को लेंगे और उसको उठा के कूड़ेदान में डाल देंगे और कहेंगे इस बिल में एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य आया क्यों हिंदुस्तान में किसानों के लिए? यह इसलिए आया कि उस वक्त भी व्यापारी और पूंजीपति किसानों का शोषण करते थे, किसानों का फसल सस्ते दामों पर लेते थे और बाजार में महंगे दामों पर बेचते थे। मदर इंडिया की फिल्म में सुखी लाला को याद कर लेना, सुखी लाला ने किस तरीके से शोषण किसान का किया था वो उस फिल्म में दर्शाया गया है। तो मोदी जी ने गांव गांव में मदर इंडिया के सुखी लाला पैदा कर दिए इस बिल के माध्यम से। यानी अब किसानों का उपज सस्ते दामों पर व्यापारी और पूंजीपति खरीदेगा और महंगे दामों पर बाजार में बेचेगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरी बात, क्या लिखा है इस बिल के अंदर? इस बिल में कहा गया है आपको असीमित भंडारण की छूट है। युद्ध और महामारी की स्थितियों को छोड़कर कोई भी पूंजीपति, कोई भी व्यापारी असीमित भंडारण कर सकता है। अनाज का, सब्जियों का, फल का, जो चाहे वो असीमित भंडारण कर सकता है। अब आप मुझे बताइए, कोई छोटा किसान तो भंडारण कर नहीं पाएगा, उसके पास तो कोई बड़े बड़े स्टोरेज है नहीं। वो तो सोचता है जल्दी से उसकी पैदावार जो हुई उसको कैसे ले जाके वो मंडियों में बेच ले और उसको उसके फसल का दाम मिल जाए। उसकी तो पूरी कोशिश इस बात के लिए होती है। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा कि आप चाहें तो इसको असीमित भंडारण कर सकते हैं। चावल असीमित भंडारण करके रख लीजिए, गेहूं असीमित भंडारण करके रख लीजिए, प्याज असीमित भंडारण करके रख लीजिए, दाल असीमित भंडारण करके रख लीजिए, मक्का असीमित भंडारण करके रख लीजिए। यानी कालाबाजारी और जमाखोरी को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लीगलाइज कर दिया, कानूनी रूप से इस बिल में वैध घोषित कर दिया। अब जमाखोरी और कालाबाजारी करना हिंदुस्तान में गुनाह नहीं है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं, नरेंद्र मोदी जी का बिल कह रहा है। इसका मतलब सस्ते दामों पर अनाज खरीदो, बड़े बड़े स्टोरेज बना के उसको रखो और जब बाजार में उस चीज की कमी हो जाए तो महंगे दामों पर उसे बेचो, जो पहले भी हो चुका है। दाल के केस में, प्याज के केस में, दूसरे सामानों में होता क्या है? यही तो होता है, जमाखोरी होती है। किसान से 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो प्याज खरीदा जाता है, जमाखोरी करके जब बाजार में उसकी कमी हो जाती है तो 200 रुपए किलो बेचा जाता है।
अब यही दाल में, चावल में, दूसरी चीजों में होगा। यानी किसान से 20 रुपए किलो चावल खरीद के उसको स्टोर में रख के अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, बड़े बड़े पूंजीपति जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो वो चाहे अपनी मर्जी से उस चावल को 40 रुपए में बेचें या 50 रुपए में बेचें या 100 रुपए में बेचें, सरकार उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकती, ये बिल कहता है। तीसरी बात, आपको मैंने अभी एक ट्वीट करके दिखाया था, 1850 रुपए मक्के का प्रति क्विंटल सरकारी समर्थन मूल्य है। बिहार में मंडियां नहीं है, वहां मजबूरी में किसानों को अपना मक्का 1000 रुपए क्विंटल बाजार में बेचना पड़ रहा है, यानी 10 रुपए किलो। और वही मक्का जो किसान बिहार का 10 रुपए किलो बेचता है, वही मक्का रिलायंस फ्रेश की दुकान पे यानी कि अंबानी की दुकान पे 112 रुपए किलो में छूट के बाद मिलता है। अगर छूट ना दे तो 1 किलो मक्का 130 रुपए किलो में बिकता है। 10 रुपए किलो में किसान से मक्का खरीदा जाता है, लेकिन अंबानी के दुकान में पहुंचने के बाद वो 130 रुपए किलो हो जाता है। यानी ये बिल अपने मित्रों अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है, यह स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं। और क्यों ऐसा किया मोदी जी ने? मोदी जी ने देखा फैक्ट्रियां बर्बाद हो गई, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, रोजगार इस देश में बढ़ नहीं रहे हैं, जीडीपी 23% नीचे चली गई। अगर हिंदुस्तान की जीडीपी किसी क्षेत्र में आगे गई है तो वो किस क्षेत्र में गई है? कृषि के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में। तो मोदी जी ने कहा हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे, अपने मित्रों को हर तरीके से साथ देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, भले ही करोड़ों किसानों के हित कूड़ेदान में चले जाएं, जमींदोज हो जाएं, लेकिन हम अपने मित्रों अडानी और अंबानी का हित सर्वोपरि रखेंगे। इसलिए मोदी जी ने कृषि क्षेत्र जहां पर जीडीपी आगे बढ़ी, उस क्षेत्र को भी अडानी और अंबानी के हाथों गिरवी रख दिया। क्योंकि अब कोरोना की महामारी है, हर सेक्टर में मंदी है, लेकिन खाना तो आप जारी रखेंगे, किसानी तो आप जारी रखेंगे, पेट तो भरना जारी रखेंगे। और इसके लिए अब उन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों से कहा कि ठीक है, बाकी रोजगार आपके बर्बाद हो गए, रेस्टोरेंट बर्बाद हो गया, होटल बर्बाद हो गया, फैक्ट्रियां बर्बाद हो गई, इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, लेकिन चिंता मत करना, मोदी जी आपके साथ खड़े हैं। और उन्होंने अब एक नया रास्ता खोल दिया कि साहब कृषि के क्षेत्र में आओ और किसानों का शोषण करके पैसा कमाओ। तो ये बिल जहां एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य को नकारता है, वहीं दूसरी तरफ जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को देश में बढ़ावा देता है। ये इस बिल की सच्चाई है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है अब किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर अपने उपज को बेच सकता है। इससे बड़ा मजाक कभी आपने सुना है? लखनऊ का किसान कभी बंगलौर में जाकर अपना सामान बेच सकता है क्या? बंगलौर का किसान कभी जाकर आसाम में अपना सामान बेच सकता है क्या? उत्तर प्रदेश का किसान पंजाब में और पंजाब का किसान आके उत्तर प्रदेश में अपना सामान बेच सकता है क्या? अरे भैया, इस देश के किसानों को तो जो वो पैदावार करते हैं बड़ी मुश्किल से अपनी मंडी तक पहुंचा पाते हैं, जो जिले की मंडी होती है, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करके हमारे इन्हीं फसलों का, इन्हीं उपजों का दाम दे दो जो सरकारी समर्थन मूल्य है। और आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो कि जाके बंगाल में बेचेगा और आसाम में बेचेगा और तमिलनाडु में बेचेगा। ये मूर्ख बनाने का धंधा आपका कब तक चलेगा? भाजपाई कह रहे हैं इस देश में मात्र 6% लोगों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। इसका मतलब ये कह रही है सरकार की ये सरकार नाकारा है, ये किसानों से खरीद नहीं करती। ये तो इसका तो मतलब यही हुआ, अगर 6% लोगों को समर्थन मूल्य मिल रहा है तो बाकी 94% को क्यों नहीं मिल रहा? उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।
94% लोगों को समर्थन मूल्य मिले, इसकी कोशिश करनी चाहिए। यह कह के आप अपनी जिम्मेदारी से भाग थोड़ी सकते हैं कि हम तो सिर्फ 6% लोगों को, किसानों को समर्थन मूल्य देते हैं, बाकी 94 को नहीं मिलता, तो ये तुम्हारा नाकारापन है, इसलिए नहीं मिलता उनको समर्थन मूल्य। तो अपने नाकारेपन को सीना चौड़ा करके बता रहे हो सिर्फ 6% लोगों को मिलता है, जबकि ये आंकड़े गलत हैं। पंजाब में, हरियाणा में और कुछ राज्यों में अपना उपज, अपनी फसल, किसान अपनी पैदावार सरकारी मंडियों में ही बेचता है और वहां 80% से ज्यादा उसकी खरीद होती है। अगर आप पंजाब की, हरियाणा की बात करें तो आप खरीद करते नहीं, किसान को उसके फसल का दाम देते नहीं। अब उसके शोषण करने के लिए नया बिल लेके आए हो, जिससे जमाखोरी को, महंगाई को, कालाबाजारी को आपने कानूनी रूप से वैध घोषित कर दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य आप दोगे नहीं। और कैसे ये बिल पास कराया गया आपने देखा, वोटिंग नहीं कराई गई, नंबर सरकार के पास कम था, बीजेपी अल्पमत में थी, लेकिन ध्वनि मत से जबरदस्ती डिप्टी चेयरमैन के पद का गलत इस्तेमाल करके इस काले कानून को पास कराया मोदी जी ने। किसके लिए? अपने मित्रों के लिए, अपने मित्रों के लिए। इसलिए साथियों और दोस्तों, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है? कोई भी पूंजीपति आपका खेत लेगा, उसमें अपने हिसाब से फसल लगाएगा। आपको लगता है कि चावल हमारे यहां बोना या पैदा करना ज्यादा आवश्यक है, वो कहेगा नहीं, हम चावल की खेती नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। अपनी मर्जी से उसमें वो तमाम चीजों का इस्तेमाल करेगा, केमिकल्स डालेगा अपनी उपज को बढ़ाने के लिए। अगर पैदावार अच्छी हुई तो आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके हिसाब से दाम मिलेगा। पैदावार अच्छी नहीं हुई, बर्बाद हो गई फसल, तो कोई गारंटी नहीं। आपका शोषण होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते, आप कहां जाएंगे? एसडीएम के पास। अब आप मुझे बताओ, एसडीएम अडानी की सुनेगा, अंबानी की सुनेगा, टाटा की सुनेगा, बिरला की सुनेगा, बड़े बड़े व्यापारी की सुनेगा, पूंजीपति की सुनेगा कि आपकी सुनेगा? आप बताओ। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये भी एक छलावा है, एक धोखा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिन देशों में चल रही है, जाके वहां पर पता कर लो, यूरोप में, अमेरिका में क्या हालत है वहां किसानों की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पद्धति से उनको कितना लाभ हुआ, जाकर पता कीजिए। और नहीं पता है तो अरुण जेटली जी का राज्यसभा में दिया गया भाषण सुन लीजिए आप लोग, भाजपाइयों और भक्तों से भी मैं चाहूंगा कि सुन लो, पता चल जाएगा। वो खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आलोचना कर रहे हैं राज्यसभा के अंदर। कौन? स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जब वो राज्यसभा के सांसद थे, अपोजिशन के लीडर थे। तो इसलिए जैसे अंग्रेजों का गुलाम किसानों को बनाया गया था, इस बिल के माध्यम से मोदी जी ने काले अंग्रेजों का गुलाम देश के करोड़ों किसानों को बनाने का काम किया है। किसान भाइयों, सावधान हो जाइए, इनके छलावे में मत आइए, इनके धोखे में मत आइए। और ये जो बड़े बड़े झूठ आपके सामने बोल रहे हैं, पुराने इनके झूठ याद कर लीजिए। ये नकली लोग हैं, ये अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, ये झूठ फैलाने वाले लोग हैं। इस किसानी बिल के अंदर किसानों के बर्बादी की दास्तान लिखी गई है, किसानों को बर्बाद करने की योजना बनाई गई है और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इसलिए इस बिल से सावधान हो जाइए और इस बिल के विरोध में पूरी ताकत से सड़क से लेके संसद तक लड़ाई लड़ने की आवाज उठाइए। इंकलाब जिंदाबाद।